और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले बीजेपी के तेज तर्रार नेता और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने सुल्तानपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले वरुण गांधी ने रोड शो किया। वरुण गांधी पीलीभीत से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले रोड शो के दौरान वरुण गांधी खुली गाड़ी में बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। रोड शो में वरुण गांधी पर जमकर फूलों की बारिश हुई। वरुण समर्थक पूरे जोश और उत्साह के साथ नामांकन के लिए आगे बढ़े। वरुण का काफिला कई इलाकों से होता हुआ नामांकन के लिए निकला। नामांकन से ठीक पहले रोड शो करके वरुण गांधी ने अपने विरोधियों को ताकत का एहसास कराया। वरुण गांधी के रोड शो में उनके समर्थक और स्थानीय लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। आज ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास का भी नामांकन है। कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस सीट पर स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। नामांकन के लिए कुमार विश्वास ने अमेठी से गौरीगंज तक पैदल मार्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 3 हेलीकॉप्टर लेकर आए थे और उन्होंने सुरक्षा के नाम पर देश का इतना पैसा बर्बाद कर दिया। अरविंद केजरीवाल अमेठी में अपनी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास के लिए भी प्रचार करेंगे। राहुल गांधी को चुनौती दे रहे कुमार विश्वास के प्रचार के लिए वो 20 से 22 अप्रैल को अमेठी में रहेंगे। साथ ही 1 और 2 मई को भी वो अमेठी में प्रचार करेंगे। बड़े भाई राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का अभियान आज प्रियंका गांधी शुरू कर रही हैं। वो अमेठी में डेरा डालकर 3 दिनों तक चुनाव प्रचार करेंगे। जनसभा के साथ साथ वो रोड शो भी करेंगे। प्रियंका ने अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए मेगा प्लान बनाया है। वो इस दौरान 80 छोटी बड़ी जनसभाएं करेंगी। अमेठी संसदीय क्षेत्र में 16 ब्लॉक्स हैं और बताया जा रहा है कि वो हर ब्लॉक में 5-5 जनसभाएं करेंगी। अमेठी के साथ साथ प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका यहां करीब 1 दर्जन नुक्कड़ सभाएं करेंगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज से मिशन काशी शुरू हो गया है। शिव गंगा एक्सप्रेस ट्रेन से वो सुबह सुबह वाराणसी स्टेशन पहुंचे। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनौती दे रहे केजरीवाल आज से जन संपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। वाराणसी कैंट स्टेशन पर केजरीवाल की अगवानी करने आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। केजरीवाल अब 1 महीने तक वाराणसी में रहेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। यहां 12 मई को आखिरी चरण में मतदान होगा और तब तक केजरीवाल यहीं रहेंगे। वाराणसी पहुंचे केजरीवाल का विरोध भी शुरू हो गया। वाराणसी कैंट स्टेशन के बाहर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एक कार्टून बनाया गया है। इसमें लिखा गया है कि देखो देखो दिल्ली का भगोड़ा आया। केजरीवाल के खिलाफ यह पोस्टर भगत सिंह क्रांति सेना की तरफ से लगाया गया है। वाराणसी कैंट स्टेशन के ठीक बाहर केजरीवाल को भगोड़ा बताने वाला यह पोस्टर लगाया गया था। लोकसभा चुनाव में पहली बार किसी सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाया गया है। हंसा रिसर्च ग्रुप के सर्वे में एनडीए को 275 सीटों का अनुमान है, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से ज्यादा है। वहीं यूपीए को 111 और अन्य को 157 सीटों का अनुमान है। हंसा रिसर्च ग्रुप के सर्वे में बीजेपी की बल्ले बल्ले दिख रही है। बीजेपी को 226 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं सर्वे में कांग्रेस को दहाई के आंकड़े में ही समेटा गया है और 92 सीटें मिलने की बात कही गई है। हंसा रिसर्च ग्रुप के सर्वे के मुताबिक मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही बीजेपी को 34.5% वोट इस लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। वहीं कांग्रेस को 25.6% वोट मिलने की बात कही गई है। हंसा रिसर्च ग्रुप के सर्वे में बताया गया है कि यूपी में बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है और 80 में से 51 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 5, समाजवादी पार्टी को 14 और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। हंसा रिसर्च ग्रुप के सर्वे में बिहार में भी एनडीए की बल्ले बल्ले है। 40 में से 24 सीटें बीजेपी एलजेपी को मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस को 12 सीटें दी गई हैं। वहीं सबसे नुकसान में जेडीयू को बताया गया है, जिसे सिर्फ 4 सीटें ही मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण के लिए आज शाम 5 बजे से प्रचार का शोर थम जाएगा। 5वें चरण का चुनाव 17 अप्रैल को है। इस दिन 12 राज्यों की 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 17 अप्रैल को बिहार की 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की 11 और मध्य प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा 5वें चरण में महाराष्ट्र की 19 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 5वें चरण के लिए गुरुवार को राजस्थान की 20 सीटों पर वोट पड़ेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 और कर्नाटक की 28 सीटों पर भी इसी दिन वोटिंग होगी। इसके अलावा झारखंड की 6 लोकसभा सीट पर भी 17 अप्रैल को मतदान होगा। 17 अप्रैल को 5वें चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और मणिपुर की 1-1 सीट पर मतदान होगा। साथ ही ओडिशा की 11 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी।
छठे चरण के लिए 24 अप्रैल को 117 सीटों पर वोट डलेंगे। 30 अप्रैल को 7वें चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 8वें चरण में 64 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा, तो वहीं 9वें और आखिरी चरण में 12 मई को 41 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद कैफ यूपी के फूलपुर सीट से नामांकन करने वाले हैं। बीजेपी ने फूलपुर सीट से केशव प्रसाद मौर्य को कैफ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। आज इलाहाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रेवती रमण सिंह का भी नामांकन है। रेवती रमण सिंह इस सीट से अभी मौजूदा सांसद हैं। चुनाव में मुस्लिम वोट अपने पाले में करने के लिए बीजेपी की हर संभव कोशिश जारी है। इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लखनऊ में श्री आदम गुरु कल्बे जवाद से मुलाकात कर चुनाव में सहयोग मांगा। हालांकि कल्बे जवाद से मुलाकात को राजनाथ सिंह ने राजनीति से इतर बताया। राजनाथ ने कहा कि वो जवाद का बहुत सम्मान करते हैं, लिहाजा उनसे मुलाकात की। जवाद साहब हमारे एक धर्मगुरु हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक अपना आदर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आया था। राजनाथ सिंह भले इस मुलाकात को सामान्य बता रहे हो, लेकिन कल्बे जवाद ने साफ तौर पर बताया कि राजनाथ उनसे चुनाव में मदद की अपील के लिए आए थे। कुछ सहयोगी के अपील के लिए आए थे, तो हमने कहा कि भाई हम अपने जाति तौर पर नहीं कह सकते कि हमारी कम्युनिटी सब आपको वोट देगी, ठीक इतना हम कहते हैं कि हमारी जब कम्युनिटी किसी को वोट देती है तो 80-90 एक जगह वोट। यूपी के कन्नौज से सांसद और एसपी उम्मीदवार डिम्पल यादव ने सोमवार को रोड शो किया। रोड शो के दौरान डिम्पल पर उनके समर्थकों ने जमकर फूलों की बरसात की। डिम्पल ने लोगों से उन्हें चुनाव जिताने के लिए वोट मांगा। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से आरएलडी उम्मीदवार अमर सिंह और अभिनेत्री जया प्रदा ने कल रोड शो किया। इस दौरान अमर सिंह ने मुलायम सिंह के रेप पर दिए गए बयान की निंदा की। यूपी के संभल में सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद कृष्णन के लिए चुनाव प्रचार किया। रोड शो के जरिए महिमा चौधरी जनता से रूबरू हुई और कांग्रेस के लिए वोट मांगा। महिमा चौधरी के बाद अभिनेत्री नेहा धूपिया ने भी कांग्रेस कैंडिडेट आचार्य प्रमोद कृष्णन के लिए रोड शो किया और वोट मांगे। प्रमोद कृष्णन के समर्थन में लगातार फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगता देख विरोधी खेमे में खलबली मची है। जौनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने लुंगी डांस किया। रवि किशन एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंचे थे, जहां लोगों की मांग पर रवि किशन ने भरपूर मस्ती की। बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को लखनऊ में रोड शो भी किया। सिद्धू ने रोड शो करके लोगों से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह के लिए वोट मांगे। मथुरा से चुनाव लड़ रही बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। हेमा ने मथुरा में एक स्कूल परिसर में जनसभा की थी, जिसमें ड्रेस पहने छात्र भी मौजूद थे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए तरह तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लुधियाना में अकाली बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर और ढोल बजाकर नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन मांगा। साउथ मुंबई सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गौरव शर्मा स्पाइडरमैन बनकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। इलाके के लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। स्पाइडरमैन की तरह ही वो लोगों की दीवारों पर चढ़कर उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं। आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का बिहार और झारखंड का दौरा है। बिहार के भागलपुर में मोदी की रैली का आयोजन किया गया है, जहां मोदी अपने उम्मीदवार शाहनवाज हुसैन के समर्थन में प्रचार करने वाले हैं। बिहार के अलावा मोदी की झारखंड में भी 3 जनसभाएं हैं। हजारीबाग के मटवारी मैदान, धनबाद के नेहरू मैदान और दुमका के बासुकी मैदान में रैली का आयोजन है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का भी आज बिहार का दौरा है। आरा और बक्सर में राजनाथ सिंह की जनसभाओं का आयोजन किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी राजनाथ सिंह की रैली है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज महाराष्ट्र और यूपी में रैलियां हैं। महाराष्ट्र के पुणे और हिंगोली में राहुल की रैलियां हैं, जबकि उसके बाद यूपी के आगरा में राहुल गांधी की जनसभा। और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का पीलीभीत का दौरा है। यहां वो पार्टी के प्रत्याशी बुद्ध सेन वर्मा के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। राजस्थान के सीकर में भी मोदी ने रैली की और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लिए बिना उन पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने कहा कि दिल्ली में एक मां है जो बेटे के लिए देश की बलि चढ़ाने को तैयार है। एक मेरे सीकर की मां है जो देश के लिए बेटों को बलि चढ़ाने के लिए कतार में खड़ी है, और एक दिल्ली में मां है जो बेटे के लिए देश को बलि चढ़ाने में लगी हुई है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम मनमोहन सिंह के मुंह पर ताला लगा दिया गया है। लखीमपुर खीरी की रैली में उन्होंने सोनिया गांधी से पूछा कि वो बताएं कि पीएम के मुंह पर कहां का ताला लगा। मैडम सोनिया जी, जरा देश जानना चाहता है
ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मुंह पर ये कहां का ताला लगा हुआ है, जरा पता है। मोदी ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा। मुलायम के हेलीकॉप्टर के आगे सांड के आ जाने पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी से तो जनता के साथ साथ सांड भी नाराज है। महाराष्ट्र के लातूर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी में अटल आडवाणी की जोड़ी चलती थी, लेकिन अब मोदी अडाणी की पार्टनरशिप है। पहले क्या था, पहले वाजपेयी जी की और अडवाणी जी की पार्टनरशिप थी, याद है आपको। अब अडवाणी जी को परे कर दिया है, अब मोदी जी और अडानी जी की पार्टनरशिप। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी ने टॉफी के भाव में अडानी को जमीनें बांटी हैं। राहुल ने कहा कि गुजरात सरकार ने अडानी को 1 मीटर की जमीन 1 रुपए में खैरात की तरह दी। गुजरात में भैया अडानी जी को 1 रुपए का 1 मीटर जमीन मिलता है, यहाँ पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है। राहुल गांधी ने मोदी को उद्योगपतियों का नेता बताया और कहा कि नैनो कार बनाने वाली टाटा कंपनी को 1% के भाव से कर्ज दिया गया, लेकिन गुजरात में किसानों को 12 से 14% पर लोन मिलता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सोनिया ने लोकसभा चुनावों को 2 अलग अलग विचारधाराओं के बीच की जंग बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी संघ के इशारों पर नाच रही है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी को खत लिखकर उन पर खुलेआम झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। मोदी ने बीते रविवार को रमेश के गृह जिले चिकमंगलुरु में उन पर यह कहते हुए निशाना साधा था कि यहाँ के मंत्री कहते फिरते हैं कि भारत को गंदगी के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। रमेश ने पत्र में लिखा है कि माय डियर श्री नरेंद्र मोदी, मैंने अखबारों में पढ़ा कि चिकमंगलुरु में आपने एक रैली में मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान कहा था कि भारत दुनिया में सबसे गंदा और आलसी देश है। मैंने वैसा कभी नहीं कहा, जिसके लिए आप मुझे श्रेय दे रहे हैं। ये झूठ जबरदस्त है जो आप फैला रहे हैं। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की रैलियों पर हो रहे खर्च की बाबत कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने इस खर्च को मोदी के खाते में जोड़ने की मांग की है। कांग्रेस का तर्क है कि नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान पार्टी या पार्टी के कैंडिडेट पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उनके खुद के प्रचार पर केंद्रित है, जो नियम के खिलाफ है। ऐसे में रैलियों का खर्च मोदी के खाते में जोड़ना चाहिए। हो रहा है कि ना तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रोपेगेंडा है, या ना किसी कैंडिडेट का हो रहा है, ना कोई स्टार कैंपेनर है मोदी जी के अलावा छोड़ के। तो ये सारा कैंपेन जो है वो सेक्शन 77 के तहत नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही अपना सरकारी घर छोड़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है कि 12 मई से पहले मनमोहन सिंह 7 RCR वाला आवास छोड़कर कहीं और जा सकते हैं। पीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब से मनमोहन सिंह का परिवार बेहद नाराज है। पीएम की बेटी उपिंदर सिंह ने कहा कि संजय बारू ने अनैतिक और विश्वासघात का काम किया है। बारू ने अपनी किताब में पीएम को सोनिया गांधी की कठपुतली बताया। बीजेपी नेता उमा भारती ने मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। उमा ने कहा कि जो भी फैसले इस सरकार में लिए गए वो मनमोहन सिंह की जानकारी में थे। मनमोहन सोनिया और राहुल को बचाना चाहते हैं, इसलिए चुप्पी साध ली है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने संजय बारू और पीसी पारेख की किताब को प्रायोजित करार दिया। दिग्गी ने कहा कि इसमें नरेंद्र मोदी का पैसा लगा है। सब प्रायोजित है। नरेंद्र मोदी जी का पैसा खूब बह रहा है आजकल। कोई नुकसान नहीं होता। जनता पढ़ती है क्या ये संजय बारू की किताब और पारिक जी की किताब? एक और किताब पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने कोयला घोटाले को लेकर एक किताब क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह जिस सरकार के मुखिया थे उस पर उनका नियंत्रण बहुत कम था। पीसी पारेख ने अपनी किताब में कहा है कि हम ऐसे हालात में पहुंच गए थे जहां मुख्य सचिव नेताओं के गुलाम बनने को मजबूर थे। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर मेरे सुझाव नहीं माने गए। सरकार के मुखिया थे उस पर उनका नियंत्रण बहुत कम था। पीसी पारेख ने अपनी किताब में कहा है कि हम ऐसे हालात में पहुंच गए थे जहां मुख्य सचिव नेताओं के गुलाम बनने को मजबूर थे। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर मेरे सुझाव नहीं माने गए। पीसी पारेख ने लिखा है कि मैंने 2005 में पीएम को बताया था कि किस तरह से उनके सांसद अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं।
लेकिन पीएम ने अपनी वेदना सामने रखते हुए कहा कि मैं भी इसी समस्या से जूझ रहा हूं, ये राष्ट्रहित में नहीं होगा कि मैं इस्तीफा दे दूं। कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट पर तारीफ करने के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने ट्वीट कर वाजपेयी को देश का अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने ट्वीट भी किया और लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने कंधार में आतंकवादियों को रवाना किया और फिर संसद पर आतंकी हमले की इजाजत दी। अटल बिहारी वाजपेयी पर कटाक्ष करने वाले कांग्रेसी नेता संजय झा पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता एमजे अकबर ने कहा कि संजय झा खुद एक कमजोर शख्स है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पवार को अब कोई नहीं पूछता, जनता से पवार का वजूद खत्म हो चुका है, इसीलिए पार्टी के नेता भी पवार को छोड़कर जा रहे हैं। इससे पहले कुमार विश्वास ने संघ की तुलना लश्कर तैयबा से कर दी। कुछ दिन पहले ही विश्वास ने संघ के अनुशासन को लेकर तारीफ की थी। इसके बाद पार्टी के अंदर हंगामा खड़ा हो गया, जिसे देखते हुए विश्वास ने कहा कि आरएसएस का अनुशासन आतंकी संगठन लश्कर जैसा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी से लोकतंत्र और मीडिया दोनों खतरे में है। मीडिया वालों को धमकी दी जा रही है कि हमारी सरकार आने वाली है, छोड़ेंगे नहीं। आज मीडिया बहुत डरा हुआ है, बहुत सीनियर एडिटर से बात होती है, वो कहते हैं जी सीधे बीजेपी वालों के फोन आ रहे हैं आजकल, हमारी सरकार आने वाली है फिर देख लेना, हमारी सरकार आने वाली है फिर देख लेना, छोड़ेंगे नहीं तुमको। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल के आरोप पर पलटवार किया है। लेखी ने कहा कि केजरीवाल खुद मीडिया को धमकाते रहते हैं और आरोप हम पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ऐसा न्यूज में बने रहने के लिए करते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी देश की सियासत की सबसे झूठी शख्सियत है। गुजरात में एक साथ आम आदमी पार्टी के करीब 300 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इन कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर के लिए प्रचार करने वाले एक नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नरेंद्र के करीबी मायाराम तोमर के घर से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में मिल मजदूरों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। हुकुमचंद मिल के मजदूरों ने बैठक कर बीजेपी और कांग्रेस के प्रति नाराजगी जताते हुए इनका चुनाव में बहिष्कार करने का फैसला लिया। देश के किन्नरों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को तीसरे लिंग का दर्जा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय मानते हुए इनकी बेहतरी के लिए कदम उठाने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों के अधिकार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया है और कहा है कि इन्हें विशेष अधिकार दिए जाए। साथ ही इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने को भी कहा गया है। यौन शोषण के मामले में आसाराम और प्रकाश की आज जोधपुर सेशंस कोर्ट में पेशी है। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद दोनों की अदालत में पेशी है। उधर इस मामले में पीड़ित लड़की के अधूरे रहे बयान भी दर्ज होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप और मर्डर के 2 दोषियों की अर्जी पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट से मिली मौत की सजा पर रोक के लिए मुकेश और पवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। योग गुरु बाबा रामदेव आज और कल 2 दिन राजस्थान में है। यहां अलवर में योग दीक्षा शिविर और राष्ट्र निर्माण सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऑयल फैक्ट्री में आग से अफरा-तफरी मची। बताया जा रहा है कि एकाएक बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जिस वक्त आग भड़की उस वक्त फैक्ट्री में कई कर्मचारी काम कर रहे थे। गनीमत रही कि वक्त रहते सब बाहर निकल गए। आग की खबर मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। यूपी के चंदौली में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में नेल पॉलिश की एक केमिकल तैयार करने वाली इस फैक्ट्री में रात करीब 8 बजे धमाका हुआ। तेज धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लगी और देखते देखते आग ने फैक्ट्री को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो मजिस्ट्रेट बनकर लोगों से ठगी किया करता था। गाजियाबाद में एक बदमाश को लोगों ने पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश एक घर में लूट के इरादे से घुसे थे, जिसमें एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई में घाटकोपर के चिराग नगर इलाके में बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिवार के लोगों से मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़ की कोशिश की।
यूपी के गाजीपुर में आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर 1200 क्विंटल कच्ची शराब बरामद की। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी के सहारनपुर में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने नफीस नाम के शख्स पर रेप का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आज देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हनुमान मंदिरों में पूजा के लिए विशेष आयोजन किए गए हैं। कई मंदिरों में बजरंग बली की महाआरती भी की जा रही है। और से बंगाली नया साल शुरू हो गया। कोलकाता समेत बंगाल के अलग अलग इलाकों में नए साल का जोश खरोश के साथ स्वागत किया जा रहा है। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में बैसाखी का धमाकेदार तरीके से स्वागत किया गया। कई कलाकारों ने अपने गीतों से खूब रंग जमाया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक आदमखोर इंसान को गिरफ्तार किया गया है। आरिफ और उसके भाई फरमान पर कब्र से लाश निकालकर मांस खाने का आरोप है। 7 मार्च से लापता मलेशियाई विमान को खोजने के लिए अब हिंद महासागर में रोबोटिक ड्रोन के पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक हफ्ते तक विमान के ब्लैक टिक बॉक्स से सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ड्रोन पनडुब्बी की तैनाती की जा रही है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा के बाहरी इलाके में हुए 2 धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके में 124 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके एक बस स्टैंड के पास हुए। ब्रिटेन में एक ऐसी कार बनाई जा रही है जो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है। इस कार को ब्लड हाउंड का नाम दिया गया है। इस कार की स्पीड एक पैसेंजर प्लेन की एवरेज स्पीड से कहीं ज्यादा। इस कार का विमान इंजन बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस स्पॉन्सर कर रही है। बताया जा रहा है कि यह सुपरसोनिक कार 2016 तक दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में सबसे महंगा गाना फिल्माया जाएगा। चर्चा है कि फिल्म के इस गाने पर 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने मुंबई में दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का ऐलान किया। 24 अप्रैल को ये अवार्ड दिए जाएंगे। लता मंगेशकर के पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर की याद में ये अवार्ड संगीत, थिएटर, सिनेमा और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस मौके पर लता मंगेशकर ने कहा कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्हें ये पुरस्कार दिए जाने का सही वक्त है। बच्चों को लुभाने और सिखाने के लिए बनाई गई अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स पब्लिक को पसंद आ रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की इस फिल्म ने पहले वीकेंड में 19 करोड़ रुपए की कमाई की। और अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म हॉलीडे का नया गाना रिलीज हो चुका है। इरशाद कामिल के लिखे इस गाने को बैनी टॉयल ने गाया। छोड़ा खुला दिल को मगर खुद को बिगाड़ा नहीं, ऐसा लगे